हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ। आई वेलकम यू एट फिजिक्स स्मैशर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं आपका वो आंसर आ गया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, एक बार जरूर देख लीजिए। उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो कुछ इस तरह था। पहले मैं उसका कंसेप्ट बता दूं। मैंने आपको बताया था, अगर मेरा कोई मिरर इस तरह पड़ा है और अगर ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अगर एक इंसिडेंट रे यहां पे आके इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ओ भाई मैंने इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने मिरर को रोटेट कर दिया। मैंने मिरर को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया किसी एंगल थीटा के साथ। अब मैंने बोला जो रिफ्लेक्टेड रे पहले आ रही थी ना, बाद में ना उसकी जो डिफ्लेक्शन हो गई, बेसिकली वो 2 थीटा से चेंज हो गई। उसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह आई कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन 2 थीटा की आ गई, वो 2 थीटा से वेरिएट कर गई। मगर फिर मैंने बोला कोई ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर मैं रोटेट तो कर दूं मगर रिफ्लेक्शन जो डेविएशन इन रिफ्लेक्शन आएगी वो 0 डिग्री आ जाए। मतलब जैसे पहले इंसिडेंट रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी वैसे ही आ जाए, उसके अंदर डेविएशन आए ना, बेसिकली चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो ही ना। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने एंगल से घुमाइए, कैसे घुमाए। मैंने 90 डिग्री का केस लिया था, लेकिन कैसे करें कि वो एंगल जो होगा मेरा वो चेंज ना हो, रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज ना हो, जो डेविएशन आ रहा था वो डेविएशन ना आए। तो पता है दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। मैंने आपको बोला आपको प्लेन को रोटेट करना है, मगर ये नहीं बोला कि उसको आगे पीछे रोटेट करो। अगर इस मिरर को मैं इसकी प्लेन में रोटेट कर दूं, अगर इस मिरर को मैं इसकी प्लेन के अंदर रोटेट करता जाऊं, तो पक्की बात है जो इंसिडेंट रे आ रही है ना और जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो अभी भी सेम डायरेक्शन में ही जाएगी। मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है वो 2 थीटा वाले टर्म की, मेरा जो प्लेन होगा ना, प्लेन चेंज होना जरूरी है। अगर मेरा प्लेन सेम रह गया, तो अगर मेरे मिरर का प्लेन सेम रह गया आफ्टर रोटेशन, तो मेरे बेसिकली मेरे रिफ्लेक्टेड रे के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, डेविएशन नहीं आएगा। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स का। मैं 2 मिरर कंसीडर करने वाला हूं। चलो देखो, इसकी टर्म्स बता रहा हूं और इसके अंदर साइन कन्वेंशंस बताऊंगा जो अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे आके बहुत यूज करने वाली हैं। आगे हम साइन कन्वेंशंस का बहुत यूज करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास 2 मिरर हैं, M1 M2 और M1 M2। हमने क्या किया, इसको ना कंप्लीट कर दिया, बेसिकली पूरा का पूरा स्फीयर ड्रॉ कर दिया। हाँ, एक 2D प्लेन के ऊपर हम लोग ना एक स्फीयर की 2D प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो मान लो मैंने उस प्रोजेक्शन को पूरा करते हुए यहां पूरा एक सर्कल क्रिएट कर दिया M1 M2 के लिए। उसी तरह मैंने M1 M2 के लिए भी एक पूरा सर्कल क्रिएट कर दिया। अब अगर बात करें कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की अगर बात करें तो क्या होता है, कनकेव मिरर कौन सा होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। बेसिकली ये जो ग्रीन लेयर्स है ना, ये है मेरी ऑक्साइड लेयर्स, और जो ये पर्टिकुलर सरफेस है M1 M2 का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये ब्लू वाला है। तो ये कहते हैं कि अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट करे, उस स्फीयर के सेंटर की तरफ पॉइंट करे, तो ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। उसी तरह अगर मेरा मिरर मेरे सेंटर से अवे की तरफ पॉइंट करे या बेसिकली अवे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे, तो वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा कन्वेक्स मिरर। जैसे कन्वेक्स मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। और इस स्फीयर का जो मिरर पार्ट है ना, इससे अगर अवे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, इसके सेंटर से अगर अवे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ स्फीयर, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा ना, वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वही इस सेंटर ऑफ ये मिरर का ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेसिकली उसी स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। पोल क्या होता है, द मिडल पॉइंट ऑफ M1 M2 या M1 M2। बेसिकली किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल टू अ स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट इज अ लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू सी। और अगर मैं किसी भी स्फीयर पे नॉर्मल ड्रॉ करूं ना, वो हमेशा वो लाइन जो सेंटर में से पास कर जाए,
वो लाइन जो सेंटर में से पास कर जाए वो क्या होती है? नॉर्मल। एंगुलर अपर्चर, वो एंगुलर अपर्चर पता है क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर एट सी। समझाता हूं। M1 डैश और M2 डैश द्वारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो एंगल सबटेंड हुआ ना, ये वाला टोटल एंगल, ये क्या होता है? एंगल ऑफ कर्वेचर। ये था कन्वेक्स के केस में। कनकेव के केस में कौन सा एंगल होगा? ये वाला। द एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर एट सी। और स्फेरिकल मिरर का डायामीटर कौन सा हो गया? ये वाला। M1 M2 को ज्वाइन वाले करने वाला कौन सा है? ये पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर डायामीटर जो होगा, इसके द्वारा जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड किया जाएगा, वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एंगुलर अपर्चर। ठीक है। उसी तरह कनकेव मिरर के अंदर एंगुलर अपर्चर कौन सा होगा? जो M1 M2 को ज्वाइन करने के बाद डायमीटर आएगा और वो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस भी एक तरह की नॉर्मल होती है, मगर ये वो नॉर्मल है जो सेंटर और पोल को कनेक्ट करे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ कनेक्ट करे। ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसलिए उसके अंदर प्रिंसिपल में AL वाला प्रिंसिपल आता है, LE वाला नहीं। AL का मतलब है हेड। ये बेसिकली हेड नॉर्मल है, एक तरह से मेन नॉर्मल लाइन है ये, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ मीट कराती है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको साइन कन्वेंशन, और जिस बच्चे को साइन कन्वेंशन समझ आ गई, उसके लिए रे ऑप्टिक्स मजाक बन के रह जाएगा। और ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ आ गई, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में या बोर्ड में, आराम से हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेना। हमने जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, वो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, हमने हमेशा कहां से करने हैं? पोल से। अगर मिरर का केस ले रहा हूं तो हमेशा हमने जितने भी डिस्टेंसेस होंगे कहां से मेजर करने हैं? पोल से। अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है, अगर मैं उसकी डायरेक्शन में देख रहा हूं, अगर मैं पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मूव करूंगा ना, तो मेरी सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अगर आई एम टेकिंग डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो सारे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस मेजर करते वक्त, मेरे को शुरू कहां से करना है? हमेशा पोल से। ये हमेशा याद रखना, हमें स्टार्ट कहां से करना है? पोल से। अगर मैं पोल से डिस्टेंस मेजर करते हुए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाता हूं, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव। जो वैल्यू मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आएगी, उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और जो वैल्यू मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएगी, उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। वेरी गुड। ये कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रिंसिपल फोकस की, फोकल लेंथ की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अगर मैं कनकेव मिरर का पार्ट कर लूं, ये पार्ट आपने 10th में भी किया होगा। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करती है। मेरे को उम्मीद है आपको ये याद होगा। और जो लाइन फोकस में से पास करती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। शायद ये भी याद हो। तो मैंने क्या किया, सारी की सारी मैंने सारी लाइंस पैरेलल ले ली प्रिंसिपल एक्सिस से। वो कहां से पास करेंगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं फोकस। लेकिन ये सारी लाइंस क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, जब ये डिफ्लेक्ट होंगी ना, ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे मीट करेंगे, जिसको मैंने नाम दे दिया F। और ये F और P के बीच, और ये P क्या था? मिड पॉइंट ऑफ मिरर। M1 M2 मिरर है अगर मेरे पास, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं P, पोल। F और P के बीच में डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सिमिलरली जो मेरा सेंटर और पोल के बीच में डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम बाद में प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस फोकल लेंथ होता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। और कन्वेक्स मिरर के अंदर बच्चों पता है क्या है? हम अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे ऑफ लाइट मारे ना, वो डाइवर्ज होनी शुरू हो जाती है और एक वर्चुअल इमेज बनाती है। वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट मैं बताता हूं। डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो एक इंसिडेंट रे नीचे की तरफ आ रही है और एक ऊपर की तरफ आ रही है, और इसके अंदर पता है क्या, हमें ऐसा फील हुआ डाइवर्ज हो रही है।
लेकिन अगर इनको गलती से हम एक्सटेंड कर लें, अगर इनको गलती से एक्सटेंड कर लें तो हमें ऐसा फील होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट एफ पे ये मीट करती हैं। हमें ऐसा फील होगा कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट एफ पे मीट करते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया फोकस। फोकस और पोल के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, एक्चुअल में वो बेसिकली यहां पे मीट कर नहीं रही, इस मिरर के आगे जा नहीं पा रही, मगर हमें ऐसा फील होता है कि जैसे ये दो लाइंस इस तरह रिफ्लेक्ट हुई कि अगर इनको गलती से एक्सटेंड कर दिया जाए ना, ये किसी पॉइंट एफ पे मीट करें, सिमिलर टू कनकेव मिरर। लाइक यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे एक्चुअल में और यहां पे एक्चुअल सच में रियल, यहां पे रियल इमेज जो बन रही थी, क्यों बन रही थी, क्योंकि यहां पे सच में लाइंस फोकस पे मीट कर रही थी, इसलिए इसको हमने रियल इमेज का नाम दिया। यहां पे रियल इमेज बनती है, लेकिन एक स्पेशल केस में यहां पे वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। लेकिन जनरली अगर मैं डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन सी टू एफ रखूं या ग्रेटर देन एफ डिस्टेंस पे रख लूं, उसके अंदर हमेशा इमेज बनती है रियल। रियल का मतलब क्या, हमेशा यहाँ पे लाइंस मीट करती हैं, यहाँ पे फील नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअल में मीट करती हैं। लेकिन अगर मैं कन्वेक्स मिरर का केस लेता हूं, यहाँ पे लाइंस एक्चुअल में मीट नहीं करती, हमें फील होता है जैसे कहीं पीछे मीट करके आ रही हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट एफ पे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई होगी। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।